राम राम दोस्तों। ग्रामीण विपणन जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसका आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, यानी कि ग्रामीण विपणन पर्यावरण। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, क्या देखेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे सामने क्या आया, ग्रामीण विपणन पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी आंतरिक और बाहरी कारकों से है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, बिक्री तथा उपभोग को प्रभावित करते हैं। यानी कि इस चीज का क्या मतलब हुआ वो देखिए आप। इस चीज का ये मतलब हुआ, जो हमने ग्रामीण एरिया में जो हमारे विलेज होते हैं उनमें हम कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं, ठीक है। उसको जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, कोई आंतरिक है या बाहरी है। क्या करते हैं हम, कोई भी कंपनी करते हैं, खोलते क्या करते हैं, उसमें क्या करेंगे, गुड्स और सेवाओं का उत्पादन करेंगे, उनका फिर क्या प्रोडक्शन करेंगे, वितरण करेंगे, सेल करेंगे और उपभोग के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो पर्यावरण है वो कौन सा है, आर्थिक पर्यावरण, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए आर्थिक पर्यावरण यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, ग्रामीण विपणन का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया इसको। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे पास आर्थिक, जहां भी चीज आ जाए ना, आर्थिक वर्ड आपको लिखा दिखा जाए तो उसका मतलब किससे होता है, पैसे से। यानी कि आपके पास पैसा कितना है। आप कोई भी कंपनी खोल रहे हो तो वहां लोगों के पास पैसा होगा तभी तो आपकी कंपनी चलेगी। तो इसके लिए जो मेन पॉइंट है वो हमारे सामने, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कृषि आय पर निर्भरता। यानी कि जो गांव के लोग होते हैं उनकी जो आय यानी कि इनकम है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर। यानी कि अगर अच्छी कृषि का उत्पादन होगा तो उनके पास ज्यादा पैसा आएगा, पैसा ज्यादा होगा तो वो आपके जो प्रोडक्ट है या उनको खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने दूसरा पॉइंट आता है फसल उत्पादन एवं मानसून। यानी कि जो उनके फसल उत्पादन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मानसून के ऊपर। यदि अच्छे टाइम पे, सही टाइम पे अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, लोगों के पास क्या होगा, पैसा ज्यादा होगा। उसके बाद आ जाता है रोजगार के अवसर। मान लीजिए आप कोई कंपनी है गांव में खोलना चाहते हैं तो उससे गांव के लोगों को क्या बेनिफिट होगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे, जिससे उन लोगों के पास क्या होगा, पैसा आएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है वो क्या है, ये पॉइंट है ग्रामीण क्रय शक्ति, यानी कि परचेजिंग पावर। लोगों की जो परचेज करने की पावर है, यानी कि वो कितनी चीजों को खरीद सकते हैं, उनके पास कितना पैसा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट या कंपनी कैसी रहेगी। सरकारी योजनाएं एवं सब्सिडी, यानी कि आप वहां पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें सेल करने के लिए लोगों को अपने प्रोडक्ट के ऊपर से सब्सिडी लेके आइए, कोई सरकारी योजना उससे अवगत करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, इसके लिए क्या है, एक पॉइंट है, अच्छी फसल होएगी तो अच्छी आय होएगी, और अच्छी आय होएगी तो उनके पास क्या होएगी, बढ़िया अधिक खरीदारी होएगी। यानी कि अच्छी फसल इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, अधिक आय, और अधिक आय होने का मतलब क्या है, अधिक खरीदारी। इस एक ही लाइन में हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आ जाता है इसमें, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। यानी कि सोशल एवं कल्चरल इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, आप इसमें क्या देखोगे, जहां आप अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो गांव में, वहां के लोगों के रीति रिवाज को आपको समझना होगा कि वहां के लोगों के क्या रीति रिवाज हैं, क्या वहां की परंपराएं हैं, उनको ध्यान में रखोगे। दूसरा, वहां के धर्म और त्योहार, कौन से त्योहार को वो अपनाते हैं, उनका कौन सा धर्म, उसी हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। शिक्षा का स्तर, यानी कि वहाँ के लोगों की एजुकेशन कैसी है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको समझाना इजी इजी होता है, यानी कि उन लोग वो ज्यादा खरीदते हैं चीजों को, और कम पढ़े लिखे हैं तो उन चीजों को समझाना कंपनी के लिए बहुत इशू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है परिवार व्यवस्था, यानी कि वहाँ के लोगों के परिवार की व्यवस्था क्या है, एकल परिवार व्यवस्था है या संयुक्त है, ये भी आप कंपनी देखेगी। जीवन शैली, वो किस टाइप की लाइफ स्टाइल को जीते हैं। उसके बाद जैसे कुछ लोग, क्या होता है, जो हम ये चीजें सामाजिक और कल्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक मौसमी चीजें हो जाती है, जैसे दिवाली, होली, बैसाखी आदि पर बिक्री सेल बढ़ जाती है। तो हमें देखना होगा कि वहाँ के लोगों के फेमस त्योहार कौन से हैं, और उसी हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, जनसांख्यिकी
जनसंख्यिकीय पर्यावरण यानी कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, यानी कि वहाँ की जनसंख्या देखेंगे आप, कैसी जनसंख्या। सबसे पहले तो जनसंख्या देखेंगे आप, क्या देखेंगे जनसंख्या में भी कम है या ज्यादा है। जहाँ ज्यादा जनसंख्या होगी वहाँ चीजें ज्यादा बिकेंगी, कम होगी तो परचेज आपके कस्टमर कम हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है वायु संरचना, यानी कि उसमें आप जनसंख्या देखोगे, उसके बाद आप देखोगे एज ग्रुप, किस एज के लोग वहाँ पे ज्यादा है, उसी हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे। उसके बाद हमारे सामने क्या आ जाता है, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, जो उनका सेक्स है वो देखोगे आप कि जो जनसंख्या है उसमें मेल ज्यादा है कि फीमेल ज्यादा है, इनका रेशियो हम देखेंगे, क्योंकि फिर हम उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट तैयार करें। उसके बाद आ जाता है साक्षरता, यानी कि लिटरेसी, वो कितने पढ़े लिखे, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। और परिवार का आकार, यानी कि जो फैमिली है वो बड़ी है कि छोटी है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है, उसमें हम कौन सा इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे, राजनीतिक एवं कानूनी पर्यावरण, पॉलिटिकल एवं लीगल इन्वायरमेंट देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, राजनीति यानी कि सरकार की भागीदारी, और कानूनी जो चीजें हैं वो देखेंगे, यानी कि सरकार ने वहां पे कौन कौन सी पॉलिसी लागू कर रखी है वो हमें पढ़ना होगा। उनका इनकम का मेन सोर्स क्या बताया, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के हम कानून पढ़ेंगे कि कौन कौन से कानून वहाँ लागू हो रहे हैं। उसके बाद एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो किसानों के लिए फसल के लिए उनको मिनिमम जो प्राइस दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो देखेंगे क्या है। जीएसटी, जीएसटी का क्या रेट है, जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना लगता है। उसके बाद हम पढ़ना होता है हमें जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, यानी कि जो उपभोक्ताओं को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कहाँ तक लागू होता है, उसमें उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार दिए गए हैं वो हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास तकनीकी पर्यावरण, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले वहां पे देखेंगे गांव में इंटरनेट की सुविधा कितनी है, मोबाइल फोन कितने लोग यूज कर पा रहे हैं, डिजिटल भुगतान जैसे कि आजकल हम यूपीआई का यूज कर रहे हैं, जी पे, पेटीएम, ये सब क्या है हमारे डिजिटल भुगतान के सोर्सेज। उसके बाद ई कॉमर्स, यानी कि ऑनलाइन, आजकल ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा जो है शॉपिंग का वो बन चुका है, व्यापार की चीजें, क्योंकि ऑनलाइन है चीजें हो रही हैं, जैसे मीशो से लोग चीजें खरीद रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, आधुनिक एग्रीकल्चर उपकरण, लोगों के पास जो है कृषि करने के लिए मॉडर्न टूल्स का यूज हो रहा है, जैसे कि यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग कितने लोग करते हैं, किसान ऐप का कोई यूज करता है कि नहीं करता, वो सब हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक, जितना ह्यूमन का हिस्सेदारी होती है उतनी ही हमारी प्रकृति की भी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंपनी को व्यापार करने के लिए प्रकृति ने भी दे रखी है, तो उसकी भी स्टडी हमें करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या आ जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आ जाते हैं, वर्षा, यानी कि हम देखेंगे वहाँ बारिश कितनी होती है, ऐसा तो नहीं बाढ़ ही आ जाती हो। जलवायु, वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी कैसी है, जल के मतलब जल के संसाधन कितने हैं, प्राकृतिक आपदाएं तो नहीं आती, सूखा तो नहीं आता, बाढ़ तो नहीं आती, तूफान तो नहीं आते। ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो है एक पॉइंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एचएसएससी में पूछा भी है, मॉनसून जो है ग्रामीण विपणन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ग्रामीण विपणन को जो प्राकृतिक चीजों में है सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है, मॉनसून ही करता है। उसके बाद हमारा सेवंथ पॉइंट में हमने किसका पढ़ना है, प्रतिस्पर्धी पर्यावरण, यानी कि कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, यानी कि आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो गांव में, तो आपको अपना कंपटीटर भी देखना होगा, आपका कंपटीशन किसके साथ है। इसमें देखोगे स्थानीय ब्रांड यानी कि लोकल ब्रांड के साथ आपका कंपटीशन हो जाए, जो चीज आप बनाने जा रहे हो, या नेशनल लेवल के ब्रांड भी वहां उपलब्ध है, उनके साथ आपका कंपटीशन है। उसके बाद आपकी प्राइस में कंपटीशन हो सकता है कि वो कम प्राइस में दे रहा हो, आपका प्राइस ज्यादा हो, तो वहां भी आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, जो मेन चीज है ना, जो मेन फैक्टर होता है वो होती है क्वालिटी। उसके बाद हम देखेंगे एट्थ पॉइंट हमारा आ जाता है अवसंरचनात्मक पर्यावरण। अवसंरचनात्मक पर्यावरण क्या होता है,
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट यानी कि वहाँ का जो अवसंरचनात्मक चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है, सड़क कैसी है उस गांव में, क्या हम अपने प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, परिवहन ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं क्या है, बिजली कैसी आती है, बैंक की सुविधा है कि नहीं है, अपने प्रोडक्ट को या माल को रखने के लिए गोदाम की फैसिलिटी है कि नहीं है, संचार सुविधाएं हमारे पास है कि नहीं, यानी कि कम्युनिकेशन कर पाना कितना आसान है या मुश्किल है, वो चीजें हम स्टडी करेंगे। यानी कि हमने जो अभी तक इन्वायरमेंट के 8 फैक्टर जो इन्वायरमेंट पढ़े, हम एक इसका मतलब क्या है, गांव में अगर हम ग्रामीण एरिया में हम अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले हम इन सभी चीजों की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद ही हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे। उसके बाद जो हमने देखा, क्या हमारे सामने ग्रामीण विपणन पर्यावरण की विशेषताएं, यानी कि जो ये ग्राम गांव में आप मार्केटिंग करते इन्वायरमेंट होता है उसकी क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता क्या आई, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है, तो हमें इसको स्टडी करना पड़ता है, मौसम पर डिपेंड होती है उनकी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर पर डिपेंड है उनकी इनकम, और इनकम पर डिपेंड है हमारी परचेज करने की क्षमता। उसके बाद आय क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उनके पास एक एग्रीकल्चर ही है, लिमिटेड सोर्स है। बढ़ती डिजिटल पहुंच है, हम ये देखते हैं कि गांव में डिजिटल जो इंडिया बनने जा रहा है हमारा, उसकी पहुंच कितनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि पारंपरिक सोच होती है, यानी कि लोगों की ट्रेडिशनल सोच होती है, वो नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। सरकारी योजनाओं का इफेक्ट हम देखते हैं कि लोगों तक जो सरकार नई नई टाइम टू टाइम योजनाएं लेके आती है वो पहुंच पाती है, उनको नॉलेज है कि नहीं है, वो उनका लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रामीण विपणन पर्यावरण का महत्व। इसका जो हम स्टडी है वो क्यों करते हैं, कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसको समझिए। ग्रामीण बाजार को समझने में शायद अगर इन्वायरमेंट हम समझ लेंगे तो हमें मार्केट समझ आ जाएगा कि हम वहां पे स्टैंड कर पाएंगे फ्यूचर में या नहीं कर पाएंगे। सही विपणन रणनीति बनाने में मदद, यानी कि जो हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, उसमें हमारी क्या होगी, हेल्प होगी। उसके बाद बिक्री बढ़ने में, यानी कि जो हमारा कोई भी बिजनेसमैन होता है उसका सबसे प्रथम उद्देश्य क्या होता है, अपनी बिक्री को बढ़ाना। तो हमें जो इन्वायरमेंट की अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो हम बिक्री अच्छे से बढ़ा पाएंगे। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पहचान, यानी कि जो हमारे कंज्यूमर हैं जिनके लिए हम गुड्स एंड सर्विस तैयार कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को, यानी कि जो मार्केटिंग होती क्या है, सबसे पहले हम नीड्स को देखते हैं, और उन नीड्स के हिसाब से ही हम क्या लेके आते हैं, प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, गुड्स एंड सर्विस नीड्स के, तो हम नीड्स को पहचान पाएंगे इसके द्वारा। नए बाजारों का विकास, अगर हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे तो हमें क्या पड़ेगा, नई मार्केट का एनालाइज होगा, हमें पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है लोगों को, और कौन सा प्रोडक्ट हम यहाँ लेके आ सकते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। अब इसी चैप्टर के बेस पे मैंने कुछ एमसीक्यू भी बनाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण विपणन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। इन्वायरमेंट है, उसका महत्वपूर्ण घटक क्या है। सबसे पहले कोई भी आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें सबसे मेन चीज क्या है, पैसा। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता जब तक आपके पास पैसा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, तो इसका राइट ऑप्शन आपके सामने क्या है, आर्थिक जो पर्यावरण है वो मेन घटक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या लिया, ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि इनकम का प्रमुख स्रोत क्या है, एग्रीकल्चर। ये भी हम बहुत अच्छे से याद, क्लास के अंदर ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आया वो क्या आया, ग्रामीण विपणन सबसे अधिक प्रभावित प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक, यानी कि हमने नेचुरल फैक्टर पढ़े थे ना, तो उसको सबसे अधिक इफेक्ट कौन करता है हमारी मार्केट को। मैंने अभी बताया था आपको, सड़क करेंगी, बिजली करेगी या शिक्षा करेगी, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है, मॉनसून। क्योंकि मॉनसून के ऊपर हमारी डिपेंड है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के डिपेंड ऊपर है हमारी इनकम, और इनकम पे डिपेंड है क्या करता है हमारा बिजनेस। उसके बाद हमारा
लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या, ग्रामीण विपणन में डिजिटल परिवर्तन का प्रमुख साधन, यानी कि आप गांव में मार्केटिंग में डिजिटल चेंज लेके आना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कौन सा सोर्स यानी कि साधन यूज करेंगे। रेडियो तो आजकल मार्केट में बंद ही हो गई, समाचार पत्र लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, उनका एजुकेशन लेवल ही नहीं है, डाक सेवा से क्या होगा। तो हम उन लोगों के लिए क्या लेके आएंगे, इंटरनेट और स्मार्टफोन लेके आएंगे ताकि डिजिटल परिवर्तन किया जा सके। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।